भारतीय इंतखाबात में मोदी का इंतहा पसंदी का कार्ड फ्लॉप। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाने का मकरूह हथकंडा भी नाकाम। मोदी का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब राख हो गया। 400 पार का नारा लगाने वाले 300 के हिंदसे को ना छू सके। बीजेपी और इत्तेहादियों को 290 सीटों पर बढ़तरी। कांग्रेस इत्तेहाद 233 नशिस्तों पर आगे। सादा अक्सरियत के लिए 272 सीटें दरकार हैं। मोदी ने कहां से मुंह की खाई, कहां से पीछे रहा और कहां से जीता। बीजेपी के एनडीए इत्तेहाद को अपने गढ़ में शिकस्त का खतरा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में राहुल गांधी के इत्तेहाद इंडिया को सबकर। महाराष्ट्र में भी ऑपोजिशन इत्तेहाद को बढ़तरी हासिल। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी आगे है। भारतीय जमात कांग्रेस का इंतखाबात में भारी मैंडेट मिलने का दावा। राहुल गांधी कहते हैं, भारत ने फैसला दे दिया, मोदी नहीं चाहिए। हमने इलेक्शन हुकूमती मशीनरी के खिलाफ लड़ा। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी, आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। ये नताइज मोदी की शिकस्त हैं। मोदी का मीडिया आखिर तक खिलवाड़ करता रहा। एग्जिट पोल में मोदी को भारी अक्सरियत से जितवाया। असल नताइज से पहले ही भांडा फूट गया। अरविंद केजरीवाल ने मोदी को बड़े पैमाने पर धांधली से पर्दा उठा दिया। राजस्थान में बीजेपी का एग्जिट पोल में 33 सीटें जीतने का दावा, वहां पर सिर्फ 25 सीटें हैं। मोदी मीडिया का राहुल के लिए 120 सीटों का दावा भी गलत निकला। राहुल गांधी 234 से ज्यादा सीटें ले गए। बेयकीनी से भारतीय स्टॉक मार्केट भी बैठ गए। कि क्या पाकिस्तान से बात होगी? चांसेस हैं कि नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं। यस, ही कैन टॉक, लेकिन वो ऐसी बात करेंगे जैसे उन्होंने 2016 में की थी। थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ा फिर पीछे हट जाएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे फिर पीछे हट जाएंगे। ही विल नॉट टॉक टू पाकिस्तान द वे, जिसे वो कहते हैं ना कि ये जी के जैसे सोचा जा रहा था, वो पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव का शोर थम गया और नतीजे भी सामने आ गए। सारी दुनिया की निगाहें इन चुनाव पर थी। सबसे बड़ा सवाल था, क्या प्रधानमंत्री मोदी 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले देश, भिन्न भिन्न धर्मों और जातियों में बटे देश में क्या तीसरी बार फिर से सत्ता में आएंगे या राहुल गांधी बाजी मार ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये चुनाव अपने आप में एक उदाहरण बन के रह गया। जहां भारतीय जनता पार्टी लगभग 30 सीटों से पूर्ण बहुमत से दूर रह गई, वहीं उसका एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत को पार कर गया। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के साथ जुड़े इंडी गठबंधन भी 230 के करीब सीटें लेकर एक अच्छी स्थिति में पहुंच गया। जैसा कि कहते हैं, लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी ज़रूरी है, तो इस बार भारत में पीएम मोदी के सामने एक विपक्ष भी अच्छी खासी चुनौती बनकर उभर गया। इन्हीं सब सवाल जवाबों के बीच में एक सवाल जो सबसे अहम था, वो ये था कि तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी को धता बताकर जिस तरह पीएम मोदी सत्ता में आए, ये दुनिया में एक उदाहरण और एक उल्लेखनीय नतीजा रहा है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है जब इतने वर्षों के बाद भी कोई पार्टी तीसरी बार इतने बड़े लोकतंत्र में सत्ता के नज़दीक पहुंच जाए। अब इसके बाद गठबंधन सरकारें चलाने का अनुभव जहां पीएम मोदी को नहीं रहा, देखने वाली बात होगी कि वो इस गठबंधन सरकार को कैसे चला पाते हैं। वहीं विपक्षियों के हौसले भी बुलंद होंगे। कई सारी चीज़ें होती हैं जो चुनाव को प्रभावित करती है। ऐसा ही कुछ इस चुनाव में भी रहा, जहां राहुल गांधी, अखिलेश जैसे नेताओं का आरक्षण और संविधान बदलने का मुद्दा कहीं न कहीं कुछ लोगों को प्रभावित कर गया। वहीं पीएम मोदी के किए हुए पिछले 10 सालों के काम उनको मेजॉरिटी के नज़दीक भी ले आए। ये ही शायद लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये ही विविधता है। अब इससे आगे सवाल उठता है कि आगे पीएम मोदी की नीतियाँ इसी तरह जारी रहेगी या उन पर कुछ ब्रेक लग सकता है या उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। रही बात विदेश नीति की, तो विदेश नीति में अपने सहम से अहम पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्तों की बातें भी होगी।
दरअसल जहाँ तक इतिहास रहा है पीएम मोदी का, उससे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों में कोई नई गर्माहट तुरंत के तुरंत आ सकती है। इसके लिए दुनिया को देखना होगा, अभी इंतज़ार करना होगा। इसी बात को लेकर पाक मीडिया में कई दिनों से चर्चा जारी है और जैसा कि होता है पाक मीडिया हमेशा इसको धार्मिक एंगल से जोड़ने की कोशिश करता रहा है। पाक मीडिया अभी भी पीएम मोदी की मेजॉरिटी प्राप्त न करने की खबर को धार्मिक रूप से हिंदुओं की हार और मुस्लिमों की इस्लाम की जीत बताकर पेश कर रहा है और वही प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए, खासकर बाबरी मस्जिद के संदर्भ में पाकिस्तानी मीडिया ने तो यहाँ तक कहा कि बाबरी मस्जिद ढाने वालों को भारतीय लोगों ने नकार दिया है। इसी पर चर्चा कई दिनों से जारी है और पाकिस्तानियों को लगता है कि मोदी का तीसरी बार सत्ता में आना उनके लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। पहले ही आर्थिक तंगाली से जूझ रहे पाक के साथ भारत के रिश्तों में कोई नई चीज़ हो, इसकी उम्मीद कम ही दिखती है। इसी को लेकर पाक मीडिया अपना रोना रो रहा है। आगे वीडियो में आप पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मोदी को जीत की तवक्कुआत के बावजूद बड़ा धचका। बीजेपी इत्तेहाद को 294 से ज्यादा नशिस्तों पर बरतरी। अपोजिशन इत्तेहाद 231 नशिस्तों पर आगे। सादा अक्सरियत के लिए 272 सीटें दरकरार। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के इफ्तिताह के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार को शर्मनाक शिकस्त। वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी वाराणसी की सीट पर जीत गए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी केरला की वायनाड सीट पर कामयाब। मकबूजा कश्मीर में हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद 2-2 सीटों पर फातेह। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने 500 से ज्यादा सीटों के नताइज का ऐलान कर दिया। बीजेपी 241 सीटों पर कामयाब। कांग्रेस ने 99 नशिस्तें जीत लीं। सिर्फ बीजेपी नहीं, रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी, वज़राए आला को जेलों में डाला, हर हथकंडा इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इदारों को डराया धमकाया। भारतीय जनता पार्टी आवाम को इज्जत नहीं देती। भारतीय आवाम ने सिर्फ कह दिया मोदी को नहीं चाहते। बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 8% की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1982 पॉइंट्स की कमी। बीजेपी के पास 242 के करीब सीट्स जा रही हैं, 244 के करीब जो सीट्स जा रही हैं। आप देखें कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस के पास 99 सीट्स जा रही हैं। जमीन आसमान का फर्क है। अभी 150 सीट, मतलब अगर ये सारी जमातें नरेंद्र मोदी के मुकाबले में अकेले लड़ती हैं, बीजेपी में के मुकाबले में अकेले लड़ती हैं, तो दे डोंट स्टैंड एनीवेयर। कल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो सकता है। एक 242 वाली बीजेपी और 303 वाली बीजेपी में फर्क है, सिंपल सी बात है। सो पहले नरेंद्र मोदी ही वुड हैव टेकन डिसीजन सिंगल हैंडेडली, जो मर्जी फैसले करने को पूछने वाला नहीं है। अब उनको जारी बात है पूछने पड़ेंगे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर नरेंद्र मोदी विल नहीं पूछेंगे। ही विल नॉट डिस्कस, ये लिख लें आप बातें बेशक, ही विल नॉट डिस्कस विद एनीवन फॉरेन पॉलिसी। उसकी वजह यह है कि जो एनडीए अलायंस के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नीतीश कुमार एंड मेनी अदर्स, उनको कोई फॉरेन पॉलिसी में उस तरह गर्ज नहीं हो सकती, बिकॉज वो लोकल पार्टीज हैं। नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है वो जिसे कहते हैं ना, वो नेशनल पार्टी है। सो नेशनल पार्टी में आप देखें ना, जितनी भी पार्टीज आपके सामने आ रही हैं, ठीक है, इसमें बीजेपी के पास ज्यादा नंबर होने की वजह से वो फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करेंगे। वो फॉरेन पॉलिसी किसी को नहीं देने वाले। हाँ, फॉरेन पॉलिसी का जो कंट्रोल है वो ये ज़हन में लिख लें कि नरेंद्र मोदी उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि क्या पाकिस्तान से बात होगी? चांसेस हैं कि नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं। यस, ही कैन टॉक, लेकिन वो ऐसी बात करेंगे जैसे उन्होंने 2016 में की थी। थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ा फिर पीछे हट जाएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे फिर पीछे हट जाएंगे। ही विल नॉट टॉक टू पाकिस्तान द वे, जिसे वो कहते हैं ना कि ये जी के जैसे सोचा जा रहा था, वो पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। वो समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान है इसको रहने दे।
देखें, अगर पाकिस्तान से भारत बात करता है तो क्या होता है, पाकिस्तान नॉर्मलाइज लगेगा। एंड डज प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट कि पाकिस्तान लुक अ नॉर्मल कंट्री? लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो मुल्क कन्विंस कर सके नरेंद्र मोदी को कि वो पाकिस्तान से बात करें। क्योंकि जिस मुल्क से भी हम कहते हैं, पहली बात तो यह है कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो कहते हैं जी कि हमने इस चीज़ में नहीं पढ़ना, क्योंकि मोदी साहब और इंडिया ये अपनी इंसल्ट समझते हैं कि हमें कोई बताए कि पाकिस्तान से बात करें। वो कहते हैं वो ज़माना गुजर गया, दैट टाइम हैज़ पास्ट। वो ज़माना गुजर गया जब इंडिया को डिक्टेशन आया करती थी, जब इंडिया को वॉशिंगटन से, लंदन से या वेस्टर्न ममालिक फ़ोन करके कहा करते थे कि आप पाकिस्तान से बात करें। वो कहते हैं वो ज़माना चला गया। सो पाकिस्तान को बाहर से कौन, इंडिया और पाकिस्तान को, इंडिया को जारी बात है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कन्विंस है बात करने के लिए। सो कौन कन्विंस कर सकता है? कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता। मैं बार बार एक चीज़ कह चुका हूँ कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन मिडल ईस्ट ममालिक की भी फिर लिमिटेशंस हैं। वो भी एक खास हद तक मोदी साहब को इंगेज कर। आपने पाक मीडिया को सुना, जिसका साफ मानना था कि पीएम मोदी की कम आई सीटें उनकी हार है। आपने देखा होगा पाक मीडिया ये भी बताता हुआ नज़र आ रहा है कि पीएम मोदी का तीसरी बार सत्ता में आना पाकिस्तान के लिए शुभ संकेत नहीं है। दरअसल पिछले 10 सालों से जिस तरह भारत का पाकिस्तान से व्यापार बंद है, धारा 370 हटने के बाद जहां पाकिस्तान ने एक तरफा व्यापार तो बंद कर दिया था, लेकिन अब वो उनके गले की हड्डी बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान को जिस तरह पीएम मोदी ने आइसोलेट किया है, अलग थलग कर डाला है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तहस नहस के हो गई है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया को शंका है कि तीसरे टर्म में पीएम मोदी अगर यही नीति जारी रखते हैं तो पाकिस्तान के हालात और भी बदतर हो सकते हैं। आपने देखा होगा विपक्ष, भारतीय विपक्ष इतना खुश नहीं दिखता जितना पाकिस्तानी खुश दिखते हैं कि उनकी मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन साथ ही उनको तब सदमा भी लगता है जब उनको पता चलता है कि तीसरी बार भी पीएम मोदी ही बनने जा रहे हैं। इस बात को पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि पीओके में भी कोई न कोई एक्शन तीसरे टर्म में मोदी शुरू कर सकते हैं, और उन्होंने इसका इशारा भी कई बार किया है। साथ ही उनको बलूचिस्तान में चल रहे विद्रोह में भी पीएम मोदी से खतरा नज़र आ रहा है। आपने ध्यान दिया होगा पाक मीडिया की इसी चर्चा में पाक मीडिया कहीं ना कहीं इसको ये भी कहता नज़र आ रहा है कि ये बाबरी मस्जिद के कारण हुआ है। दरअसल धार्मिक एंगल पाकिस्तान की नीति का हिस्सा रहा है, और उन्होंने इस हार या जीत या कम मेजॉरिटी आने को भी धर्म से कहीं ना कहीं जोड़ दिया है। वहीं जहां मोदी की छवि को मुस्लिम विरोधी और पाकिस्तान विरोधी कहकर भी पेश कर रहा है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।